सो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जीएसएसआर क्लासेस क्लास 12। सो महा मैराथन हमारी शुरू हो चुकी है। आज हमारी है थर्ड वीडियो। 2 चैप्टर हमने पहले कर चुके हैं। हम आज है हमारी बारी केमिकल काइनेटिक्स की। तो चलिए करते हैं इस महा मैराथन 30 मिनट सीरीज़ के थर्ड चैप्टर की शुरुआत। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। द चेंज इन एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? पहले रेट का तो हमें मतलब समझ आ जाना चाहिए कि टाइम से कुछ ना कुछ रिलेटेड है। ठीक है, अब आपको एक ईजीएस्ट एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको समझ भी आ जाएगा। ठीक है, एक जैसे 2 हम बीकर ले लेते हैं। एक बीकर हमने ऊपर रखा, एक बीकर हमने नीचे ले लिया। ठीक है, दोनों तरफ हमने बीकर ले लिया, बीच में हमने डाल दी पाइप। ठीक है, दोनों बीकर से हमने डाल दी बीच में पाइप, इससे आ रहा है पानी। ठीक है, अब देखो जो अब ऊपर से जब वो नीचे पानी आएगा तो नीचे वाले बकेट में पानी भरता जाएगा, बीकर में पानी भरता जाएगा और ऊपर से कम होगा ना। तो सेम रिएक्शन बस अब रेट की है, रेट ऑफ रिएक्शन का बस यही है मेन फंडा इसमें। ठीक है, तो रेट ऑफ जो रिएक्टेंट बनेगा ना वो कैसे बनेगा? वो माइनस में बनेगा हमेशा। वो किस में बनेगा? माइनस में बनेगा। क्यों? क्योंकि आपने अभी देखा कि माइनस हो रहा है उसमें से, कुछ भी उसमें पानी जा नहीं रहा कहीं से भी। बीकर में से पानी माइनस होकर कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? दूसरे बीकर में जा रहा है। ठीक है, वो नीचे वाला बीकर जो है वो हमारा प्रोडक्ट बीकर है। ठीक है, रिएक्टेंट का देख लिया आपने, माइनस डेल्टा आर अपॉन में डेल्टा टी और प्रोडक्ट पी। क्योंकि माइनस हमने इसमें इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि उसमें एड ऑन हो रही है पानी। ठीक है, उसमें एड ऑन हो रहा पानी, तो इसकी जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ रही है टाइम के साथ साथ। इसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? डिक्रीज़ हो रही है। इसलिए हमने रिएक्टेंट के आगे माइनस लगाया। ठीक, अब देख लेते हैं हम एवरेज रेट। एवरेज रेट आप सबको भी पता होगा, हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं कि एवरेज चीज़ क्या होती है। एक पूरे पर्टिकुलर एक पूरा टाइम हमने जैसे ले लिया, ठीक है, उस टाइम के एक एवरेज वैल्यू निकलती है। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन ट्रू जैसे हम करते थे ना, उसको जितना टोटल है उसको उसके ही जितने उसकी क्वांटिटी उसको ही उस क्वांटिटी के साथ डिवाइड करके उसका एवरेज निकालना। ठीक है, बस सेम टू सेम इसका ये है चेंज ऑफ कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है, सेम जैसे मैंने आपको बताया सेम टू सेम वैसा ही है। ठीक है, नेक्स्ट आए तब हम इंस्टेंटेनियस रेट पर। सो इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स एट अ गिवन टाइम। ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है? चेंज ऑफ कंसंट्रेशन किसी एक का, या फिर रिएक्टेंट्स का हो जाए या फिर प्रोडक्ट्स का हो जाए। ठीक है, एट अ गिवन टाइम। ये एट अ गिवन टाइम जो एक जो वर्ड जो आपको दिख रहा है ये हमारे इसमें मेन है, क्योंकि ये ओवरऑल में कुछ नहीं है, एक पर्टिकुलर एक टाइम आपको जो दिया जाएगा उसी में ही ये इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट होगा। ठीक है, ये ऊपर वाला था एवरेज का, और डी बाई डी टी से हम करेंगे रिप्रेजेंट इंस्टेंटेनियस रेट को। ठीक हो गया? क्लियर? नेक्स्ट आए थे हम फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कुछ ऐसे फैक्टर्स जो कि केमिकल रिएक्शंस के जो रेट है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। जिसमें पहला आया था कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। सो जब जब कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करेगी, जब कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करेगी तब तब रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, ये दोनों ऐसे भाई हैं जो बोलते हैं तू भी मेरे साथ चल। ये एक दूसरे को नीचे लेके जाने की कोशिश नहीं करते। ठीक है, तो सेकंड आया था हमारे पास टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। ठीक, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम हमारे पास सेकंड आ रहा है हमारे पास। टेम्परेचर का इसमें मेन रोल है, क्योंकि जब जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तब तब रेट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल केमिकल रिएक्शंस भी इंक्रीज़ करेंगे। यहाँ पर ऑलमोस्ट एक शब्द है, इसका यूज़ मैंने इसलिए किया क्योंकि मैंने ज़्यादातर देखा है, ज़्यादातर जो स्टडीज़ की है उसमें ये पता लगा है कि कुछ कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो इंक्रीज़ नहीं करती हैं, इसलिए ऑलमोस्ट लिखना इसमें ज़रूरी है। ठीक है, हम ऑल नहीं बोल सकते, ऑलमोस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक, तो नेक्स्ट आए थे हम नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स पर। अब भाई नेचर पे भी, नेचर या फिर रिएक्टेंट्स का या फिर प्रोडक्ट्स का इस पे इन्फ्लुएंस करता ही करता है। क्यों? द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व
द ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। भाई अब जब पुराने बॉन्ड्स जब अब टूटेंगे तभी तो नए बॉन्ड्स बनेंगे, ठीक है ना। सो द ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, ये एक एग्जांपल ले रहा हूँ, टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस फेयरली रैपिडली, ठीक है। जब नाइट्रिक ऑक्साइड से जब हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब हम बनाते हैं तो नेचर देखना अब इसका कि ये जब इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं तो ये जल्दी रैपिडली जो ये क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। बट वहीं पर जब हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की किस में कन्वर्ट करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए, तब वो बहुत ज़्यादा स्लोली प्रोसेस होती है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि नेचर पर भी ये डिपेंड करता है, नेचर भी इसको इन्फ्लुएंस करता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हम किस पे, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट पे। सो कैटलिस्ट आप सबको पता होगा कि कैटलिस्ट क्या होता है। अ कैटलिस्ट इज द सब्सटेंस विच इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ अ रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज इटसेल्फ। ये एक ऐसा मतलब कि एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि पूरी उसमें केमिकल रिएक्शन में प्रेजेंट होता है, वो अपने इन्फ्लुएंस दिखाता है, बट वो खुद उसमें कुछ भी इन्वॉल्व नहीं होता, उस रिएक्शन में उसका कोई भी इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। सो मैनी रिएक्शंस आर मेड टू प्रोसीड एट एन इंक्रीज्ड रेट बाय द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन कैटलिस्ट। समझ आ रहा है ना, क्लियर है। बताया ना मैंने आपको कि क्या कहते हैं कैटलिस्ट का, इसमें कोई भी रोल नहीं होता, इसका काम होता है बस रेट को इंक्रीज़ करना, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करना है, इंक्रीज़ करना। सो नेक्स्ट आ जाते हैं हम रेट लो पे। इसका एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ, इसकी डेफिनेशन वगैरह छोड़ो, डेफिनेशन का इसमें कोई रोल नहीं। इसका एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। एग्जांपल में आ जाएगा, जैसे एग्जांपल देख लो आप, NO2 की ले लेते हैं, ठीक है। हम ले लेते हैं NO2 की एक एग्जांपल ले लेते हैं। बट जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करा हुए बिना मत जाना, ठीक है। जैसे हमने ले लिया यहाँ पर 2NO2 गैशियस फॉर्म में प्लस F2 गैशियस फॉर्म में, ये भी जब प्रोडक्ट साइड ये जब ये बना तो ये क्या बन गया हमारे पास, 2NO2F, ठीक है, ये बना ना, ठीक है। तो अब इसका रेट लो क्या बनेगा हमारे पास, इसका रेट लो हमारे पास बनेगा NO2 और दूसरी साइड बन जाएगा F2, ठीक है। इसमें रेट लो में बस ये याद रखना कि हमेशा जो रिएक्टेंट साइड में जो होंगे एलिमेंट वो ही ऊपर रेट लो में लिखे जाएंगे, ठीक है। प्रोडक्ट साइड के कोई भी नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बात। एक बार शुरू से देख लो फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट पे, ठीक है। एक बार शुरुआत से देख लो। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल टू सब्सक्राइब आवर चैनल। हमारी 30 मिनट सीरीज़ चल रही है, ठीक है, हमारी 30 मिनट सीरीज़ चालू है। तो ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। हमारा 21 डेज़ हमारे पास बस बाकी हैं JEE के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलते हैं नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। द सम ऑफ पावर्स टू विच द कंसंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड इन द रेट लो इक्वेशन टू एक्सप्रेस द ऑब्जर्व्ड रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। सो बेसिकली ये क्या होता है कि जो आगे जो ऑर्डर के जो हमारे पास कोई भी जो एलिमेंट है उसके आगे कोई भी अगर न्यूमेरिकल वैल्यू अगर कुछ लगी हुई है तो वही उसकी पावर बन जाती है, ठीक है। रेट लो ये बताता है कि उसकी पावर बन जाती है। तो ऑर्डर क्या बताता है, जो वो पावर्स होती हैं उन्हीं का सम, ठीक है। उन्हीं का सम क्या कहलाता है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। थर्ड ऑर्डर की जैसे अगर हम एग्जांपल अगर ले लें, ठीक है, अगर मैं आपके पास थर्ड ऑर्डर की अगर एग्जांपल दूं तो 2NO2 + O2, ठीक है। जैसे हमने ले लिया 2NO2 + O2 तो ये बन गया 2NO2, ये बन गया हमारे पास, ठीक है। तो इसका अगर हमने जैसे ऑर्डर फाइंड आउट करना है तो हमारे पास पहले हम रेट लिखेंगे। तो K = किसके आ जाएगा, K NO2 की कंसनट्रेशन ऊपर की रेज़्ड टू पावर 2 और O2 के ऊपर कुछ नहीं है, आगे कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, इसलिए उसके ऊपर 1 रहेगा। तो 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3 इसका ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। इजी है, क्लियर हो गया। तो चलो आगे चलते हैं फिर मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन।
अक्सर इसमें बोर्ड में एग्जांपल्स देखे जाते हैं, एग्जांपल के डिफरेंसेस देखे जाते हैं कि ऑर्डर ऑफ मॉलिक्युलरिटी में क्या बताना है हमें, डिफरेंसेस बताने हैं। तो ये सिंपल सा कुछ नहीं है। नंबर ऑफ कोलाइडिंग स्पीशीज़ कि एक टाइम पर कितनी स्पीशीज़ क्या कर रही हैं, कोलाइड कर रही हैं, ठीक है, टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन लेके आने के लिए कितनी स्पीशीज़ जो हैं, एटम्स या आइंस कुछ भी हो सकता है, वो क्या लेके आ रहे हैं, कोलाइड करने से केमिकल रिएक्शन जो बना रहे हैं, उसी को हम मॉलिक्युलरिटी बोलते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन पे आ जाते हैं। ये है इस चैप्टर का मेन पार्ट, यहाँ से शुरू हो जाता है, ठीक है। पीछे वाली सारी बेसिक बातें थी, ठीक है, यहाँ से हमारे पास शुरू हो जाता है मेन चैप्टर, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा, ये हमारे पास मैंने एक लिख लिया है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसे ध्यान से देख लेना, ठीक है। आप कमेंट कर देना अगर इसके अगर डेरिवेशन भी आपको चाहिए तो मैं डेरिवेशन की भी अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें सारी डेरिवेशंस होंगी इसकी, ठीक है। ये आ गया है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ रिएक्शन भी मैंने यहाँ पर लिख दी है, ठीक है, ताकि एक थोड़ा सा लंबी वीडियो ना बने। मैं ज़्यादा से ज़्यादा छोटी वीडियो बनाने में कर रहा हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम मैं ना लूँ और अच्छे से आपके क्रिस्टल क्लियर भी हो जाए डाउट, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इसके दो देख लीजिए, ये ग्राफ हैं, दो ग्राफ देख लीजिए, पहला रेट वर्सेस टाइम में और दूसरा रेट वर्सेस कंसंट्रेशन में। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लो, अगर स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट भी ले लो, ठीक है। तो बस हमारा बस अब 10 मिनट की और मैं आपका टाइम लूँगा, बस 10 मिनट की और वीडियो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी मैं कहता हूँ कि ज़ीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में मैं प्रेफरेंस ज़्यादा फर्स्ट ऑर्डर को देता हूँ कि फर्स्ट ऑर्डर से ज़्यादातर जेईई में सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। इसका ध्यान रखना बस। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एक फॉर्मूला है, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं। जब मैं पीवाईक्यू की सीरीज़ लाऊंगा तो उसमें देखना कि इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से करके जाना है। सेकंड आया था हमारे पास ये, इसके मैंने इकट्ठे फर्स्ट ऑर्डर के मैंने तीनों लिख लिए फॉर्मूले, और ये है हमारे पास हाफ लाइफ का फॉर्मूला, ठीक। क्लियर है भाई यहाँ तक? आई होप सो क्लियर होगा। ऊपर की जो सेकंड इक्वेशन है उसे भी देख लेना, 2.303/T log A/A-x, ठीक है। इसके मैं क्वेश्चंस भी बताता हूँ आपको कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आता है, ठीक है, वो हमारे पास रेडियो एक्टिव डिके का। सो रेडियो एक्टिव डिके का हमारे पास इसमें एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल बनता है। इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, मैं ये नहीं बोलता कि इससे क्वेश्चंस नहीं आते, इसका तभी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल में इसका नाम लिखा है। आगे अगर दूसरे अगर उसमें देखा जाए, हाफ लाइफ में देखा जाए या फिर दूसरे में देखा जाए, तो एक ये वाला भी क्वेश्चंस बनते हैं, मैंने देखा बोर्ड में भी और ऐसे भी बनते हैं क्वेश्चंस ये कि T99% ये वाला रिलेशन बताओ, ठीक है ना। और एक जैसे ये वाला भी एग्जांपल, ये वाला दोनों मैंने वैसे एनसीईआरटी में से देखे हैं और ऐसे भी बाहर से भी देखे हैं। तो ये वाले क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा देखे जाते हैं। ऐसे सिमिलर, ये नहीं बोलता कि मैं यही आएंगे, बट सिमिलर इससे आते हैं। इससे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अब 4 ग्राफ हैं हमारे पास, इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये। पहला हमारे पास रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ, ठीक है। रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ है जो कि ऐसे जाता है, देख लो, ठीक है। इसमें रेट वर्सेस टाइम और कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम का ग्राफ दोनों सेम है, ठीक है। 4 तरह की पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, मैंने चारों की पॉसिबिलिटीज़ क्या आपके सामने ग्राफ हाजिर कर दिए हैं, ठीक है। इसको नोट कर लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं, ठीक है। तो थर्ड आ जाता है हमारे पास जैसे टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन का, तो ये हमारे पास कांस्टेंट जाता है ग्राफ, ठीक है। और जो फोर्थ आ गया हमारे पास ग्राफ, वो आता है रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का, ठीक है। ये जाता है हमारे पास कांस्टेंट लीनियरली, ठीक है, मतलब कि जैसे जैसे रेट बढ़ेगा वैसे वैसे कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी, ठीक है। क्लियर है भाई यहाँ तक?
आई होप सो आप सबको क्लियर हो चुका होगा। तो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि हमारा कोलिजन थ्योरी। ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, क्योंकि ये चैप्टर में ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो इसमें एक एक जो टॉपिक, जो इसका जो सब टॉपिक है वो ज़रूरी है। ठीक है। द नंबर ऑफ कोलिजन्स दैट टेक प्लेस पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम, पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ये भाई कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन थ्योरी में दो वर्ड आते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी आता है और एक इफेक्टिव कोलिजन आता है। ठीक है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी आप समझ चुके होंगे, नंबर ऑफ कोलिजन्स दैट टेक प्लेस पर सेकेंड पर वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में जो कोलिजन्स टेक प्लेस करते हैं उसे ही हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सेकेंड आ जाता है हमारे पास इफेक्टिव कोलिजन्स। इफेक्टिव कोलिजन्स हमारे पास क्या होते हैं? द कोलिजन्स विच एक्चुअली प्रोड्यूस द प्रोडक्ट्स एंड देयरफॉर रिजल्ट इन द केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड इफेक्टिव कोलिजन्स। एक बार फिर से सुन लो। द कोलिजन्स विच एक्चुअली प्रोड्यूस द प्रोडक्ट्स एंड देयरफॉर रिजल्ट इन द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड इफेक्टिव कोलिजन। मतलब कोलिजन हुआ, उसी टाइम में प्रोडक्ट बन गया। ठीक है ना, कोई मतलब कि एक्स्ट्रा उसमें थर्ड पार्टी कुछ नहीं हुआ, सिंपल जैसे ही कोलिजन हुआ वैसे ही हमारे पास प्रोडक्ट बन गया। अब इसके आगे दो बैरियर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट बैरियर्स हैं। जैसे एक आ गया एनर्जी और दूसरा आ गया ओरिएंटेशन बैरियर। पहला जो एनर्जी बैरियर है इसका सुन लेते हैं। तो जो एनर्जी बैरियर है वो हमारे पास क्या कहता है? फॉर इफेक्टिव कोलिजन देयर शुड हैव सफिशिएंट एनर्जी टू ब्रेक केमिकल बॉन्ड्स। क्या कहता है? एक अगर इफेक्टिव कोलिजन अगर आपको करना है, अगर आपको इफेक्टिव कोलिजन करना है तो उसके लिए एक सफिशिएंट एनर्जी होनी लाजमी है। सफिशिएंट एनर्जी होनी ज़रूरी है किसके लिए? केमिकल बॉन्ड्स ब्रेक करने के लिए। ठीक है। तो वो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ जो एनर्जी है, विच द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट पोजेस, जो एक कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स तो को चाहिए ही चाहिए, उसी को हम क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? क्लियर हो गया? यहीं तक था हमारा एनर्जी बैरियर। नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम ओरिएंटेशन बैरियर पर। ओरिएंटेशन बैरियर का थोड़ा सा लंबा मैं लेके जाना चाहूँगा क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है। ओरिएंटेशन बैरियर में क्या है? द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल शुड ऑल्सो हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन सो दैट ओल्ड बॉन्ड्स में ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। ठीक है। कोलाइडिंग के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी ही चाहिए। अगर आड़े टेढ़े अगर एक दूसरे से कोलाइड करेंगे तो कभी भी नए बॉन्ड नहीं बना पाएंगे, ओल्ड बॉन्ड्स टूटेंगे ही नहीं। क्यों नहीं टूटेंगे? क्योंकि इफेक्टिव कोलिजन होगा ही नहीं उसमें। अब इफेक्टिव कोलिजन क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है। एक जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, ये सही वाला, ये नीचे बोलते हैं ना गलतियों से सीखता बंदा, तो एक नीचे मैं गलती भी आपको करके दिखाऊंगा, उससे आप देखना कि इफेक्टिव कोलिजन कैसे होगा इसमें। ठीक है। तो जैसे देखो इसकी NO2 और NO2 दोनों की जो ओरिएंटेशन है वो बिल्कुल सही है, तो तभी वो N2O4 उन्होंने कोलिजन के बाद बनाया। देख रहे हो ना, जैसे आप दोनों के जो NO2 है उनके ओरिएंटेशन दोनों सेम है। जब उनका कोलिजन हुआ तो दोनों एक साथ जुड़कर बॉन्ड टूटे और नए बॉन्ड बन गए N2O4। ठीक है। अब अगर मैं गलत देखूँ तो ओरिएंटेशन देख लो, सेकंड जो NO2 का जो मॉलिक्यूल है उसकी ओरिएंटेशन देख लो, अलग है सेम है, NO2 ही है, बट उसकी जो ओरिएंटेशन, उसका जो रखने का जो तरीका है, जो उसकी जो कोलाइडिंग जो शेप है वो अलग है। ठीक है। जब कोलिजन होगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होने के बजाय ये हो जाएगा एक्सपेंड। ठीक है। ये दोनों को अट्रैक्ट करने के अलावा क्योंकि इनकी ओरिएंटेशन ही नहीं सेम। ठीक है। तो ये जो NO2 प्लस NO2 थे वो कोलिजन के बाद भी दोनों एलिमेंट्स ही रहे, ये दोनों नए बॉन्ड्स फॉर्म नहीं करेंगे। जैसे इसने किया था ना वैसे वो नहीं करेगा। ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? आई होप सो क्लियर हो चुका होगा। एक बार देख लो, जिसने स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट लेता जाए। ठीक है। कोई भी डाउट हो इस सेशन के
द्वारा अगर कुछ भी, अगर आपको कुछ कोई भी अगर मन में डाउट आए तो कमेंट छोड़कर ही जाना है, ठीक है। अगर समझ आ जाए तब भी कमेंट छोड़ कर जाना, अगर ना समझ आए, अगर कुछ डाउट रह जाए मन में तब भी कमेंट छोड़ कर जाना, मैं ज़रूर आपके कमेंट का जवाब दूंगा, ठीक है। तो पहले लास्ट टॉपिक को करने के पहले सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, जो अभी तक देख रहे हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना और वीडियो को लाइक कर लेना अगर पसंद आ रही है तो, ठीक है। क्लियर। तो आ जाते हैं अब हम हमारे लास्ट टॉपिक पे, जो कि है अर्हेनियस इक्वेशन एंड एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला अर्हेनियस इक्वेशन का, ठीक है। इसी को हम अर्हेनियस इक्वेशन कहते हैं, ठीक है ना। इसको नोट कर लो, ठीक है। इसका मैं लिख देता हूँ, एक दो फैक्टर इसके लिख देता हूँ। जैसे जो इसमें ए है ना, जो इसमें ए है वो हमारे पास अर्हेनियस एम नहीं एस कांस्टेंट, वो हमारे पास आ गया अर्हेनियस कांस्टेंट। और जो ई है वो है हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। वो आ गया हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर है। सो एट लास्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, मतलब कि डेरिवेशन मैंने आपको बताया ना कि अगर आपको डेरिवेशन चाहिए कि मैं डेरिवेशन की एक अलग वीडियो लेके आऊँ तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना कि अलग डेरिवेशन की वीडियो चाहिए, ठीक है। तो इस एट लास्ट हमारे पास ये बन जाएगा log k इक्वल्स टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT, ठीक है। तो इसकी जो स्लोप बनेगी हमारे पास, माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT की हमारे पास यहाँ पर स्लोप बन जाएगी, ठीक है। क्लियर। जो इसका जो ग्राफ बनेगा उसकी स्लोप बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और अगर आपको बाई चांस अगर दो टेम्परेचर दे दिए गए, दो कांस्टेंट दे दिए, दो टेम्परेचर दे दिए, तब ये वाला जो थर्ड जो लास्ट जो मैंने लिखा है इसका फॉर्मूले का यूज़ वहाँ पर आप करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। एक बार शुरू से देख लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं नोट साथ साथ में आपके बनवाए जा रहा हूँ, तो नोट साथ साथ में अपने हाथों से भी निकालते रहना, ठीक है। क्लियर। सो यहीं पर क्लास 12th की फ़िज़िकल केमिस्ट्री की यहाँ पर होती है एंडिंग, ठीक है। फ़िज़िकल केमिस्ट्री हमारे पास यहाँ पर डन हो चुकी है। हमने थर्ड डे ऑफ 30 मिनट सीरीज़ में हमने फ़िज़िकल केमिस्ट्री को अभी तक हमने कंप्लीट कर चुके हैं हम, ठीक है। अगर फ़िज़िकल केमिस्ट्री में अगर आपको कोई भी अगर आपके मन में डाउट हो तो बिल्कुल कोई भी आपसे फ़ीस नहीं लगेगी। अगर आप कमेंट कर दोगे तो कमेंट कर देना कि अगर कोई डाउट हो अगर मन में, अगर नहीं है, अगर अच्छी तरह से अगर समझ आ रही है तो तब भी कमेंट कर देना कि अच्छी तरह से समझ आ रही है, ठीक है। तो सेकंड हमारे पास जो हमारे पास जो फोर्थ डे होगा उसमें हम करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत, जिसमें हम डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स करेंगे, ठीक है। तो अब लास्ट में बस दो चीज़ें हैं, सब्सक्राइब करना और लाइक करना चैनल को, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। कल आपके पास डी एंड एफ ब्लॉक की भी वीडियो आ जाएगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर। मज़ा आया।